नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी पाते हैं वह हमारे शिक्षकों की बदौलत ही होता है। उनके द्वारा किए गए सभी एफर्ट्स हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अलग अलग मुकाम तक पहुँचते हैं। तो जितने भी शिक्षक देख रहे हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और आप आने वाले जो शिक्षक हैं और हमारे देश के युवाओं का मार्ग प्रदर्शन करेंगे, उन सभी को भी बेहद शुभकामनाएं। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसलिए प्रत्येक पर अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि संस्कृति आईएएस आप सभी लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगा। 3 अक्टूबर से यह कोर्स शुरू हो रहा है 3 बजे दिल्ली में। तो दोनों ही मोड में आपको मिलने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में रहेगा ये। और यहाँ आपको संस्कृति आईएएस के बेस्ट टीचर्स के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर टीचर श्रेष्ठ है। तो इसीलिए जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और तैयार हो जाइए अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता तैयार करने और नए मुकाम को पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़, जिसमें हमें बताया जा रहा है यूपीआई के लिए पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन के बारे में। तो एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीआई हम सभी लोग यूज़ करते हैं और आजकल ना भारत में आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है यूपीआई। तो क्या खास है अब इस नए यूज़ में? तो न्यूज़ बता रही है कि आरबीआई ने एक नया अप्रूवल दिया है और कहा है कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं अब वह यह महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे। कौन सा महत्वपूर्ण काम? तो काम है इन लोग का अब पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन देना। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है अभी नहीं समझ पा रहे होंगे ना, बट अभी समझ जाओगे। जनरली क्या होता है कि आप लोग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं या कुछ लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। आप जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं, उठाते हैं, तो आपको सुनने को मिलता है कि नमस्कार, हम इत्यादि इत्यादि बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं और हमारा बैंक या हमारी जो कंपनी है वह आपको 3 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रही है। तो सर बहुत इजीली आपको ये लोन मिल जाएगा, आपको कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार से हम आपको बहुत जल्दी अप्रूवल दे देंगे, सब कुछ अप्रूव्ड है ऑलरेडी, ऐसी बातें आपको बताई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, बट फिर भी आपको एक अमाउंट ऐसा है जो पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है लोन के रूप में, है ना। तो फ़ोन आते हैं बहुत सबके पास, जनरली आजकल ये ट्रेंड बन चुका है। तो कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं देते ये लोग, इनकी एक खास बात होती है। कुछ बड़ा अमाउंट दो, 15 करोड़ 20 करोड़ इतना दो, तो कोई इंसान फिर इसका प्रयोग करे ठीक से। आपको कितना मिलेगा? सर आपको 50,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, आपको 1 लाख रुपये का लोन दे रहे हैं, तो क्या ही कर पाओगे इसके अंदर ना। बस छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कि हाँ आपके ऊपर एक उधार डाल दिया जाएगा और फिर ईएमआई में चुकाते रहो या जैसे भी पेमेंट करते रहो, इंसान फंस जाता है उसके बाद में। ठीक है, तो इसी को एक्चुअल में कहा जाता है पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन। यानी कि आपने अप्लाई नहीं किया बट ऑलरेडी जो बैंक है उसने इसको अप्रूव कर दिया है आपके लिए और आपकी जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए। तो अब ज़रूरी है कि इससे संबंधित हम लोग समझे सारा फैक्टर क्या है और क्यों रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक इस प्रकार के एक प्रोसेस से जुड़ जाए और यह पूरी की पूरी सुविधा आपको यूपीआई पे ही दे दिया। जनरली हम लोग आजकल इतना ज़्यादा यूपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, बट एक्चुअल में होता क्या है कि हम यूपीआई में उतना ही पेमेंट कर पाते हैं जितना अमाउंट हमारे बैंक में हमने जमा कर रखा है। यदि मान लीजिए कि हमने जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको ज़ीरो कर दिया, उसके बाद आप यूपीआई नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कैश कितना भी हो, बट ज़रूरी है कि वह कैश आप पहले बैंक में जमा करें, उसके बाद ही आप यूपीआई करेंगे। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका जो जमा अमाउंट है ना, उसके इतर भी आप अधिक लेन देन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सभी चीज़ें बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अभी रिजर्व बैंक ने सारा अप्रूवल दे दिया है वाणिज्यिक बैंकों को। क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल 2023 को एक प्रस्ताव पहले ही रिजर्व बैंक लाया था जिसमें यह सारी बातें की गई थी, बट इससे संबंधित नीतियों को निर्धारित किया जाना अभी बाकी था। तो वह सभी नीतियां अब निर्धारित कर ली गई हैं इसके द्वारा और सभी बैंक्स को बोल दिया गया कि किस प्रकार से आप ये सारा काम शुरू करेंगे। बट इस काम में एक खास बात है, जैसे कि जनरली होता है ना कि अब आजकल बिना मतलब अनवांटेड कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि यह जो पूरा प्रोसेस होगा वह सिर्फ और सिर्फ ग्राहक की मर्जी से होगा। यदि आपका कस्टमर आपको अप्रूवल देता है, वह सहमत होता है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करने पे, तो ही वह इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यदि कस्टमर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, अब तो सबका अपना अपना फंडा होता है। एक्चुअल में जिस प्रकार से हम तकनीक
तकनीकों में आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। एक तरफ अच्छे के लिए हम तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं भी दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, सभी लोग जानते हैं ना कभी किसी ना किसी समय सब लोग फेस करते हैं इस प्रकार की घटनाएं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले कस्टमर की आप सहमति लें। अब कोई इंसान है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज़्यादा समझ नहीं तकनीकी, बस ठीक है थोड़ा बहुत यूज़ कर ले रहा है चीज़ों को। अब उसके बावजूद उसको आपने एक एक्स्ट्रा लिमिट दे दी है ना। वैसे हम लोग जो खर्चे करते हैं अपने बजट के अनुरूप करते हैं, अब एक्स्ट्रा लिमिट मिल गई, ऊपर से किसी ने हैक कर लिया पूरा का पूरा सिस्टम, तो वह व्यक्ति इतना अधिक परेशान हो जाएगा कि फिर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार अप्रूवल लेना ज़रूरी है ग्राहक से। तो यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि बता दिया क्या करना है, कैसे कैसे करना है और एक अच्छा अमाउंट मिलेगा लोगों को। बट अब इसके रिलेटेड जो नॉर्म्स है वह कौन निर्धारित करे? आरबीआई खुद करेगा या हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है वह निर्धारित करेगी या किसी और पे जिम्मेदारी दी गई है बैंक पे? तो देखिए इसके लिए जो पैटर्न अभी आरबीआई ने फिक्स किया है वह डिपेंड करता है पर्टिकुलर बैंक के ऊपर ही। कह दिया है इन्होंने कि एक्चुअल में जो बैंक का अपना खुद का बोर्ड है वह सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को निर्धारित कर ले कि आप कितना लोन किस कस्टमर को देना चाहते हैं, क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे उसके लिए, कितना अमाउंट बैंक में होना चाहिए और उसके ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हो रही हो या फिर उस पर कितना आप इंटरेस्ट रखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी सब के लिए कहा है कि भाई जो भी काम होगा बोर्ड के माध्यम से होगा। इसमें क्रेडिट सीमा को निर्धारित करना, क्रेडिट की अवधि कितने दिन की रहेगी, ब्याज दर क्या होगी, नियम और शर्तें क्या रहेंगी, इत्यादि इत्यादि सब कुछ बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक्चुअल में इसके लाभ होंगे और लाभ जो होने वाले हैं वह कई महत्वपूर्ण वर्गों के लिए होने वाले हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी दिनचर्या के लिए दैनिक कार्यों पर निर्भर करते हैं, बट कहीं ना कहीं वह अपने उन दैनिक कार्यों को विस्तार देना चाहते हैं, वह सक्षम है, उनको तरीके पता है, विधि पता है, बट उस सब के बावजूद जो उनकी प्लानिंग होती है उसकी प्लॉटिंग नहीं कर पाते, वह अप्लाई करने में पीछे रह जाते हैं। रीज़न होता है पूरी तरह से मनी। क्योंकि आपके पास जब बजट नहीं है प्रॉपर, आप एफिशिएंट नहीं है इस मामले में, तो आपको सब कुछ जानने समझने के बावजूद अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे क्योंकि आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारे रेडी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे मजदूर भाई हैं हमारे, उन सभी को कर्ज जो है वह सरलता से मिल जाएगा। जनरली अगर हम कहीं पे जाते हैं, किसी से कहते हैं कि आप हमें एक लोन दे दीजिए, तो उस लोन के लिए क्या होता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कह दिया जाता है कि आप क्या दे रहे हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भी मांग ली जाती है। अब यहाँ पर मामला फंस गया है यूपीआई के ऊपर आकर के। तो यूपीआई में आपकी जो आवश्यकता है, आप जिस प्रकार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके आधार पर सारे नॉर्म्स बैंक निर्धारित करेगा। तो इसके माध्यम से एक अच्छा खासा लोन यह छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को मिल जाएगा। तो छोटी छोटी पूंजी जमा करके यह व्यवसाय करते हैं, यहाँ से मदद मिल जाएगी और अपनी चीज़ों को ये लोग बढ़ा पाएंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी तेज होगी, हम लोग अधिक धन का प्रयोग करेंगे और अधिक मनी सर्कुलेट होगा, तो पूरी तरह से वित्तीय रूप से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जीडीपी स्ट्रांग होती चली जाएगी और चीज़ें बढ़ेगी इकोनॉमी में। वित्तीय लेन देन में सुविधा हो जाएगी। कई बार हम बजट नहीं होने के कारण, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण यूपीआई नहीं कर पाते, अब कर पाएंगे उसके बावजूद कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो लचीलापन अधिक हो जाएगा। यूपीआई का भी डेवलपमेंट हो रहा है साथ साथ, जिस तरह से हम यूपीआई से बाकी सभी चीज़ों को जोड़ दे रहे हैं। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और बीते दिनों की एक न्यूज़ है, मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ आपके साथ में। अभी थोड़े दिन पहले जर्मनी के एक मिनिस्टर आए थे, तो जर्मनी के मिनिस्टर जब भारत आए तो सभी चीज़ों को समझ रहे थे, जान रहे थे वो, तो उसी दौरान वह परिचित हुए यूपीआई सिस्टम से कि भारत का अपना इस प्रकार से एक पेमेंट सिस्टम है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा कि भारत में हर एक व्यक्ति इस पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहा है। कोई यदि सब्जी बेचने वाला है, कोई मोची है, इसके अलावा कोई फल बेचने वाला है, या कोई रेडी पटरी वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, आजकल तो ऑटो वाले, हर प्रकार के व्यक्ति जो हैं वह सब अपना क्यूआर कोड लेके साथ चलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से भारत ने इतने तकनीकी पैटर्न को सरलता से डिफाइन कर दिया, और आप पढ़े लिखे हो नहीं हो क्या ही मैटर करता है, आप पेमेंट कर सकते हैं लेकिन इसके माध्यम से, तो वो बिल्कुल दीवाने हो गए थे। ये बात उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट की थी कि इतना अच्छा पेमेंट सिस्टम बना लिया है भारत में। तो इसके माध्यम से अब आने वाले समय में बैंक को कोई भौतिक क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करना पड़ेगा। आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जनरली आपको मिलती है एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, वो आपको यूपीआई में मिलने लग जाएगी। तो एक प्रकार से ही है यूपीआई का क्रेडिट कार्ड वाला वर्जन ही है।
क्लियर है न्यूज़ पूरी सब लोग को? जान गए, समझ गए सारी बातें क्या होने वाली? तो बेहद महत्वपूर्ण है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्री एग्ज़ाम में, प्री के साथ-साथ आप यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, और इसके अलावा अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो बेझिझक आप इन सभी बातों को कर लीजिएगा। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सरल सा प्रश्न है और आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिए। हम बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ चली आ रही है फ्रांस से, जो फ्रांस कह रहा है कि हम अपने देश में अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो ई सिगरेट जो है वह वहाँ के युवाओं को बहुत अधिक आकर्षित कर रही है और एक अच्छा खासा युवा वर्ग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, लगातार निकोटीन का प्रयोग कर रहा है, जिसकी वजह से तंबाकू का प्रयोग बढ़ जाता है और आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और जिस वजह से जल्दी ही मौतें हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कुछ बातें इससे संबंधित समझें। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ज़रूरी यहाँ पर अब यह भी है कि हम लोग भारत में भी समझें कि एक्चुअल में ई सिगरेट की क्या स्थिति है। तो न्यूज़ आप लोग जान समझ गए हैं, तो कुछ बातें इससे संबंधित ज़रूरी है। तो रीज़न क्या है एक्चुअल में कि क्यों लगाना चाहता है फ्रांस प्रतिबंध? पहली बात, मौत ज़्यादा हो रही है धूम्रपान की वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि युवाओं में तंबाकू की आदत बढ़ रही है। युवा जल्दी-जल्दी क्या करते हैं, देखिए अभी आप लोग को पता होगा, जैसे कि हम जब लोग स्कूल में हुआ करते थे, तो एक चलन हुआ करता था स्कूल में सुपारी का, है ना? जितने लोगों ने देखा है चलन मुझसे बताइएगा कमेंट में, मैं देखता हूँ। तो यह हुआ करता है जनरली सरकारी स्कूलों में हम लोग देखते हैं। तो पहले बच्चे क्या करते हैं कि सुपारी से शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं होता, सुपारी होता है, मीठी-मीठी लगती है, खा लो, इस तरह की बातें होती हैं। तो फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को ही एम्फसाइज़ किया जाता है कि अरे खा लो, खा लो, खा लो। बट उन्हें फिर खुद पता नहीं लगता कि वह कब इसको अधिक चाहने लगते हैं, उनका शरीर इसका आदी हो जाता है और वो जो सुपारी होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है गुटखे तंबाकू के रूप में, जिससे पूरा स्वास्थ्य उनका खराब होता है। तो बच के रहना चाहिए इन सभी चीज़ों से ना। तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे यहाँ भी बढ़ते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि यूथ है, तो आजकल हम लोग भारत में भी देखते हैं कि हमारी जो यूथ है ना, वो जैसे कि हुक्के की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, ई सिगरेट का चलन बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत में फैशन के लिए, ट्रेंड के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जब आप कभी क्लब में जा रहे हैं, तो इसके अलावा आप मीटिंग में बैठ रहे हैं फ्रेंड्स के साथ में, तो वहाँ पे यदि आप जर्नली एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ जाती है तो अपनी धीरे-धीरे स्पेस बनाने लग जाती है, उसको आदत होने लग जाती है। तो एन्जॉयमेंट के बाद क्या होता है कि फिर इंसान को धीरे-धीरे लत लगती है, फिर उसको आदत हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ, अभी चाहिए, 2 घंटे बाद फिर चाहिए, 1 घंटे बाद फिर चाहिए। ऐसे उसकी जो खुराक होती है वो बढ़ने लग जाती है, बॉडी को अधिक आदत पड़ जाती है और एक समय ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह से नशे की हैबिट में चला जाता है और बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। तो वही स्थिति है, पहले आप ई सिगरेट के रूप में इसका प्रयोग शुरू कर देते हैं, फिर बाद में जब निकोटीन की आदत पड़ जाती है तो फिर आप तंबाकू की तरफ बढ़ते हैं, जर्नल सिगरेट यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपका मेंटल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ जो है, वो तो प्रभावित होगा ही होगा, ये स्पष्ट है। तो अब चाहती है गवर्नमेंट कि पूरी तरह से बैन करो, ताकि जो युवा हैं हमारे, वह इस तरफ जाने की जगह थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, क्योंकि देश का भविष्य हमेशा युवा ही होता है। आप लोग भी तो हमारे देश का भविष्य है ना, आने वाले समय में आप लोग बहुत महान काम करने वाले हैं। ठीक, आगे समझते हैं। तो 2019 से फ्रांस में एक्चुअली इसका बहुत अधिक इंपोर्ट किया जा रहा है और इंपोर्ट जो है वह महत्वपूर्ण कंट्रीज़ कर रही है और सबसे बड़ी हिस्सेदारी है इसकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में। ईयू हम सभी जनरली पढ़ते हैं, तो ईयू में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबसे बड़ा इसका जो पार्टनरशिप है वह है इस मामले में, तो काफ़ी अधिक यूज़ कर रहा है और इस वजह से यह माना जाता है कि 6.6% व्यक्ति नियमित रूप से फ्रांस में ई सिगरेट का प्रयोग कर ही रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्थिति समझे तो अब बेल्जियम जो है वह ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा चुका है इसकी, यानी कि वह नहीं चाहता कि कोई ऑनलाइन रूप से खरीदे, बट ऑफलाइन आप जाके खरीद सकते हैं, ऐसा इसने छूट दे रखी है। बट थोड़े दिन पहले की न्यूज़ यह भी है कि जर्मनी ने अपने यहाँ पर ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगाया था पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ आप लोग को मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत की क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि अब लग रहा है कि आने वाले समय में ना भारत को भारत के नाम से ही जाना जाएगा। भारत को अब इंडिया नहीं कहेंगे हम लोग, और इंडिया वाला जो नाम है ना, ये अब ये भारत में इतिहास बनने वाला है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। आज एक महत्वपूर्ण न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, वो यह है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के जो गेस्ट हैं उनको डिनर पे इनवाइट किया है। तो उनको जो इनविटेशन भेजा गया है, इनविटेशन प्रेसिडेंट के नाम पर ही है और वहाँ पे जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि इंग्लिश में लेटर तैयार हुआ है, बट उसके बावजूद उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले समय में गवर्नमेंट अब इस
टैग को, इस पूरी न्यूज़ को, घटना को किस तरफ कन्वर्ट करने वाली है, कौन सा रूट देगी, आने वाले समय में पता लगेगा। बट लग रहा है कि अब इंग्लिश में भी हम लोग भारत ही जानेंगे और हिंदी में भी भारत ही जानेंगे, तो अच्छा है, हमें अब ऐसा भी लगता है। ठीक है, आप लोग की राय मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो भारत में पहले ही इसको बैन कर दिया गया था, रेगुलेशन लगा दिए गए थे, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट बना दिया था। ठीक है, समझेंगे क्या क्या बातें और हैं इससे जुड़ी हुई। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ बातें ई सिगरेट के रिलेटेड है, तो ई सिगरेट पढ़ रहे हैं हम लोग, ज़रूरी है कि कुछ बातें कर लें इससे जुड़ी हुई। तो देखिए, तस्वीर जो है वह आप लोग के सामने है। इसमें एक्चुअल में कोई तंबाकू यूज़ नहीं होता। जो जर्नल सिगरेट होती है उसमें तंबाकू होता है विद निकोटीन। लेकिन यह जो सिगरेट होता है ना, ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है बैटरी के माध्यम से चलता है। बट इसमें एक्चुअल में एक स्पेस दिया होता है, इस स्पेस के और फिल किया जाता है निकोटीन से। तो यह जो स्पेस होता है यह रिप्लेसेबल होती है कार्ट्रिजेस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली इसमें प्रोप्लेन होता है, ग्लाइकोन होता है, और कुछ अमाउंट निकोटीन का रखा जाता है। जिस समय यह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को मुंह में लगाते हैं और कुछ खींचने का प्रयास करते हैं, पता नहीं क्या ही खींचते हैं, तो उस स्थिति में एक धुआं इनकी बॉडी में एंटर करता है, और वो जब बॉडी में एंटर करता है तो वह पूरी बॉडी को नशीला महसूस कराता है कि आपने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है। ये जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है, एक्चुअल में यह लाइट लगी होती है। तो जिस प्रकार सिगरेट पीते हैं आगे वाला हिस्सा रेड जलता है और वो धीरे धीरे खिंचता है, खत्म होता है। बट यह जो पॉइंट होता है यह एक एलईडी लाइट होती है, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इंडिकेट करेगा कि ठीक है आप यूज़ कर रहे हैं। इसका जो यह वाला हिस्सा होता है बीच वाला, यह बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, और रीयूजेबल होती है, रिचार्जेबल होती है। आप चार्जर कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं बार बार। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर एंड लाइट को पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर। एटमॉस्फेयर यहाँ होता है, ठीक है, जो सारा के सारा आपका प्रोसेस करवाता है और आप तक धुआं पहुंचाने का काम करता है। हीटिंग कॉइल यहाँ लगती है और हीट करती है, जिसकी वजह से निकोटीन को आप यूज़ कर पाते हैं। और लास्ट में माउथ पीस है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे डिवाइस को तैयार किया गया है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसी को यूज़ करते हैं जनरली लोग, हालांकि कुछ अलग अलग रूपों में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। जैसे कि हमने पहले ही एक फ़ोटो यूज़ किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा, बट एक्चुअल में यह भी एक ई सिगरेट ही है। तो इसमें बस एक जगह पे फ्यूल कर दिया जाता है निकोटीन को, और बाकी सारा काम फिर धुआं उड़ाने वाला ही होता है। ठीक है, तो वही सब बातें हैं आप लोग के साथ में। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाहरी भाग सिगरेट जैसा दिखता है, सिगार जैसा दिखता है, बैटरी से चलती है, और लिक्विड निकोटीन होता है जिसको धुएं में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस डिवाइस के माध्यम से। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये धुआं इस प्रकार का होता है कि यदि आपके फेफड़े तक जाएगा तो वास्तव में हार्म करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने इस ई सिगरेट को यूज़ किया तो बॉडी में कुछ अफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप सिगरेट पीते हैं वो जो अफेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। बट क्यों यूथ इस तरफ जा रहा है, क्यों उसको पसंद आता है जनरली, तो इसके पीछे का एक जो रीज़न है वह रीज़न होता है, इसके अंदर होते हैं फ्लेवर। ठीक है, अभी क्या होता था कि आप लोग जो तंबाकू में निकोटीन मिला के यूज़ करते थे उसमें जनरली आपको फ्लेवर चूज़ करने के लिए नहीं मिलते। इसमें यूथ जो है वह इस वजह से अट्रैक्ट होती है क्योंकि सारा फ्लेवर मिलता है। चॉकलेट चाहिए चॉकलेट मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी चाहिए स्ट्रॉबेरी, वनीला चाहिए वनीला, पाइनएप्पल चाहिए पाइनएप्पल, गुआवा चाहिए गुआवा, एप्पल चाहिए एप्पल, हर सब चीज़ें यहाँ पर इनको मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ के आया हूँ इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, है ना, बाकी मेरा इससे किसी प्रकार का कोई संबंध है नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को यह सब कुछ ज़्यादा पसंद आता है और यूथ ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट होती है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम, जैसे को वैप्स भी कहा जाता है, ई हुक्का कहा जाता है, वैन पेन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के रूप में भी इसको जाना जाता है। देख रहे हैं आप, मतलब एक सिगरेट जो आपके फेफड़े खराब करने का काम कर रहे हैं, आपको बीमार करने का काम कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा साइंटिफिक सा नाम दिया हुआ इसको, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। मतलब कितना बड़ा और ऐसा नाम दिया कि क्या ही महत्वपूर्ण डिवाइस है अपने आप में। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं आप सभी लोग को, इतना जान समझ गए। तो थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि भारत में क्या स्थिति है एक्चुअल केस में। तो स्वास्थ्य जोखिम जो है वो आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो भारत में स्थिति ऐसी है कि 2019 में ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर के अधिनियम बनाना था, क्योंकि अधिनियम इसलिए बनाया था क्योंकि ज़रूरी हो गया था करंट सिचुएशन समझना। क्योंकि 2016 से 17, 2018 से 19 के बीच हमने 1,91,781 अमेरिकी डॉलर की ई सिगरेट को इंपोर्ट किया, बड़ी बात थी। और अलग अलग देशों से यह इंपोर्ट हमने किया था। वहीं 2017 से 18 के बीच में हमने यह देखा कि इंडिया में भी यूथ इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है और यूज़ कर रही है। और आज भी ऐसा है, पता नहीं यह अधिनियम बन रहे हैं बट इम्प्लीमेंट किस प्रकार से हो रहे हैं ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि हम लोग जनरली मार्केट्स में जाते हैं तो
ये हुक्के वाली दुकान जो है, ई सिगरेट वाली दुकान जनरली हमको अलग अलग जगह दिख जाती है, तो समझ नहीं आता किस प्रकार से इसको रेगुलेट किया जा रहा है या इस एक्ट का पालन किया जा रहा है। बट इसके बावजूद अभी 2023 में भी इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इस सबको फॉलो किया जाए हर तरह से। तो भारत में ना तो उसको बना सकते हैं, इसका ट्रेड भी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बट उस सब के बावजूद काम सारे दिखते हैं, जनरली हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इसको स्ट्रिक्टली रोका जाए होने से। ठीक है, तो 2023 वाला जो नोटिस है उसमें भी कहा है कि सख्त कार्रवाई हो, जो कि गवर्नमेंट को भी महसूस हुआ कि नहीं हो रही है, तो ज़रूरी है ध्यान दिया जाए इस तरफ। ठीक है, तो भारत की यह स्थिति है और जिस तरह फ्रांस की यूथ इस तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ की यूथ भी बढ़ रही है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आप लोग बहुत ईजिली कॉमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जिसमें बताया गया है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सम्मेलन के बारे में। तो जियो पार्क एक्चुअल में होता है एक भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व का क्षेत्र, जिसको आप अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूकता के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब क्या हो रहा है कि इसको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 2 वर्ष में, तो अब उसका आयोजन होने वाला है कब? 7 से 11 सितंबर के बीच इसका आयोजन होगा, यानी कि 7 को शुरू होगा, 11 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। कहाँ पे? मोरक्को में होगा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सम्मेलन। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, यह इसका 10वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले 9 हो चुके हैं। तो पहला कब हुआ था? वर्ष 2004 में हुआ था चाइना में। उसके बाद से 2-2 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड में यह रुक गया था, जिस वजह से गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, तो जो यह अब 10वां संस्करण इसका होने वाला है सम्मेलन का, उसके लिए एक विशेष थीम निर्धारित की गई है। थीम है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क डेवलपमेंट कम्युनिटीज़। तो अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वह यहाँ पर आएंगे और जो भी काम कर सकते हैं, जो भी दृष्टिकोण है उनका, उस पर बातचीत करेंगे, आपसे समझौते करेंगे और संरक्षण के विकास की बातें यहाँ पर होने वाली है। यह जो पूरा का पूरा सम्मेलन होने वाला है, एक्चुअल में 2 जगह 2 स्थानों पर होगा मोरक्को में। पहला स्थान है मार्राकेश, जहाँ पे जो सम्मेलन है यह 7 से 9 सितंबर को आयोजित होगा, जबकि दूसरी जगह है एमगॉन जियो पार्क। तो यहाँ पर सितंबर 10 to 11 इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, बात सारी क्लियर है। कुछ और बातें जरा समझते हैं इसके संबंध में, क्या क्या बता रही है हमें। तो कहाँ कहाँ आयोजित होने वाला है, पहली बार कहाँ हुआ था, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आपको, आप जान गए हैं बढ़िया से। चलिए आगे, एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है 5 दिवसीय है, डेट आपको बता दी, हर 2 साल के अंतराल पे होती है। इसका उद्देश्य है जियो पार्क के वैश्विक महत्व को बढ़ावा देना, साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूत करना। जनरली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्लाइमेट की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसमें 50 देशों के लगभग 1800 विशेषज्ञ शामिल होंगे। 1800 विशेषज्ञों में शामिल होंगे सरकारी अधिकारी भी और शोधकर्ता भी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग आएंगे, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट यहाँ पर इसलिए किए जा रहे हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं कि G20 के लिए किस प्रकार के अरेंजमेंट दिल्ली में अभी चल रहे हैं। बात क्लियर है। तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एक्चुअल में है क्या? तो यह एक एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि है तो एक लैंड ही, पर ये लैंड क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसके लिए किए जा रहे हैं इस प्रकार के सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व है उस लैंड का, यानी कि वह लैंड किसी ना किसी रूप में अपने आप में खास होगा, उसका एक सांस्कृतिक इतिहास होगा, कुछ भौगोलिक विशेषताएं होंगी उस क्षेत्र की, जिस वजह से वहाँ पर इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और उसके संरक्षण के प्रयासों की बात की जा रही है। तो यह सभी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा लैंड होता है, ये जो भी भौगोलिक क्षेत्र है जिसको हम लोग जियो पार्क मान रहे हैं, यूनेस्को इसके आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देता है, यानी कि आप इकोनॉमिक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बैन नहीं है। और इसका जो सिग्निफिकेंस है एक्चुअल में, वो रिलेट करता है हमारे एम्प्लॉयमेंट से और जीडीपी से। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है अगर हम कभी इस प्रकार से यूज़ करते हैं, साथ साथ जीडीपी में इनकी भूमिका बढ़ जाती है और सभी को अच्छा जीवन मिलने लगता है, जैसा हम लोग यहाँ देख पाते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो जियो पार्क प्रोग्राम है, एक्चुअल में यह बॉटम अप दृष्टिकोण से रिलेटेड है। बॉटम अप दृष्टिकोण आप समझते हैं, तो यह रहता है बॉटम अप दृष्टिकोण। आप निचले स्तर से काम शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपरी स्तर तक आएंगे, यानी कि आपकी जो मुख्य चाहत है वह यह है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको मुख्य लाभ मिले, उनका जीवन सुधरे और वह सभी चीज़ों को जाने समझे। आपका मेन टारगेट वह रहता है। तो इसलिए बॉटम अप
अप्रोच इसको कहा जाता है। ठीक है, सतत विकास के साथ साथ संरक्षण के संयोजन के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना। तो बॉटम अप दृष्टिकोण कैसे होगा? जब पहले स्थानीय लोग शामिल होंगे कार्यक्रम में, आपका साथ देंगे, मिलजुल के आगे चलेंगे और सभी चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी और साथ साथ फिर बाकी चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। कुछ खास बातें इसके अलावा और हम जो देख रहे हैं वह हम लोग की स्क्रीन पर, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का जो पदनाम है एक्चुअल में 4 वर्ष के लिए दिया था। यानी कि अगर आप किसी भी क्षेत्र को मानते हैं जियो पार्क, तो एक्चुअल में वह बस 4 वर्षों के लिए ही है। और उसके बाद क्या होगा? तो 4 वर्षों के बाद एक पूरी टीम आती है इसकी। जो टीम रहेगी वह कौन सी टीम होती है? वह टीम होती है संचालन ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की। तो इसके जो अंदर उसके सदस्य होते हैं वह सभी सदस्य फिर दोबारा उस क्षेत्र में जाते हैं, उस जियो पार्क में जाते हैं और उस जियो पार्क का एनालिसिस करते हैं, उसकी जो स्थिति होती है उसको जानते समझते हैं और देखते हैं कि वास्तव में वह अभी भी जियो पार्क बने रहने के योग्य हैं या नहीं। यदि उसमें वह सभी विशेषता जो चाहिए वह पाई जाती हैं, वह मानकों को पूरा करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको फिर एक बार दोबारा इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, जियो पार्क मान लिया जाता है। तो यह जो नेटवर्क है एक्चुअल में एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। 2004 में क्यों? क्योंकि इसी समय पहला जियो पार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसके ही पैरेलल यह चल रहा है। अगर हम वर्तमान में जियो पार्क की स्थिति को समझें तो 48 देशों में 195 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क आज के समय में है। महत्वपूर्ण बात है। वहीं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह भी है कि भारत में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है यूनेस्को का। बड़ी समस्या का विषय है। तो दुनिया की सिर्फ 48 देशों को ही यह सौभाग्य अब तक जियो पार्क का मिल पाया है और जहां भी जियो पार्क होता है जनरली इनका सम्मेलन भी वहीं आयोजित किया जाता है। तो अभी तक नहीं है, बट हम अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में भारत के किसी क्षेत्र को जियो पार्क के रूप में जरूर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि प्राकृतिक क्षेत्र के और सांस्कृतिक महत्व के बहुत ही अधिक क्षेत्र हैं। तो जल्द हम इस तरफ भी भारत को देखेंगे। बट ये पूरी न्यूज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। यह भी ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक ईजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है और एक खास फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि जब कभी भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो उस सम्मेलन की बैठक के दौरान ही अगला सम्मेलन कब होगा, कहाँ होगा, यह सारे निर्णय भी वहीं पर ही लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब ये 10वें सम्मेलन में मिलेंगे तो 11वें सम्मेलन की जो भी बातें करनी है, स्थान निर्धारित करना अभी फाइनल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अगली न्यूज़ देखते हैं। स्टंप टेल्ड मकाक के बारे में न्यूज़ है। तो स्टंप टेल मकाक चर्चाओं में आ रखा है बहुत ज़्यादा। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न यह है कि मिजोरम के आइजोल जूलॉजिकल पार्क से 8 स्टंप टेल मकाक को दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में लाया गया। तो आए हैं यह मिजोरम से, तो दिल्ली वालों के लिए एक तरह से भी तो अतिथि ही हैं। आने वाले समय में अभी अब नहीं रहेंगे प्रॉपरली। तो आप यदि मिलना चाहते हैं इनसे तो कभी भी आप समय निकाल के जा सकते हैं। अभी मत जाइएगा, 10 तारीख के बाद ही जाइएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ये एक तरफा समझौता नहीं है, यह 2 तरफा समझौता है। यानी कि एक प्रकार से मिजोरम से यह 8 लोग यहाँ पर दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली से भी 7 लोग जाने वाले हैं। साथ में 3 जोड़े हैं और एक अलग पक्षी है। 3 जोड़े किसके हैं? तो 3 जो जोड़े हैं एक्चुअल में वह 3 जोड़े हैं सिल्वर तीतर के, ठीक है। इसके अलावा एक पक्षी और है जिसको अभी वहाँ भेजा जा रहा है। यह इनकी आपसी डील है। जो अभी यह स्टंप टेल मकाक आए हैं उनमें 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं। अभी 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन बदल गई है और दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। तो दिल्ली के माहौल में ढलने के लिए आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ा है मिजोरम वाला, तो अभी कुछ समय लगेगा इनको ढलने में, जिसलिए कह रहे हैं कि 21 दिन क्वारंटीन किया जाएगा और इनकी हेल्थ को एनालिसिस किया जाएगा कि कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, जीवित रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इस प्रकार के स्टंप टेल मकाक नहीं हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे। बट क्या हुआ कि जिस तरह से इनके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो वर्ष 2014 में यह दिल्ली के चिड़ियाघर से विलुप्त हो गए थे। तो जिस तरह से हम लोग भारत में चीता पुनर्वास का प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का यह एक तरह से मकाक पुनर्स्थापना का प्रोग्राम चला रहे हैं ये। अब ऐसी स्थिति में क्या है चाहत इनकी कि यह यहाँ पर दिल्ली में रहे, साथ मिलजुल के रहें, परिवार को आगे बढ़ाएं और यहाँ दिल्ली में इनकी संख्या बढ़ जाए, क्योंकि विशेष है अपने आप में यह है मकाक।
तो इनको संरक्षण देना चाहती है, इसलिए दिल्ली लाए हैं, अंतःप्रजनन करे और प्राकृतिक आवास के बाहर भी इनको संरक्षण दिया जा सके। अभी तक इनका संरक्षण मुख्य रूप से प्राकृतिक आवासों में हुआ है, बट लगातार प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और इनके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यह पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए आइंस्टीन के अनुसार, तो ऐसा नहीं हो। जैसा कि अभी हम स्थिति समझते हैं, तो यह न्यूज़ हमारे पास में है कि पहले बांग्लादेश में भी हुआ करते थे यह मकाक, बट क्या हुआ कि उसकी स्थिति ऐसी रही, वह संरक्षण नहीं कर पाए, जिस वजह से आज बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट है यह मकाक। हालांकि घूम फिर के इनका मन करे तो जा सकते हैं, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र ही है, बट नहीं है वहाँ भी एक भी। तो हम चाहते हैं कि भारत में ऐसा ना हो। ठीक है, तो क्यों लुप्त हो रहे हैं, बात सारी हो चुकी है कि इनके प्राकृतिक आवास जो हैं वह नष्ट हो रहे हैं, वनों को काट दिया जा रहा है और हम देखते हैं कि वन अग्नि की घटना भी बहुत अधिक होती है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा शिकार इनका किया जाता है, जिस वजह से इनकी संख्या में निरंतर गिरावट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ बातें ज़रूरी है कि हम लोग स्टॉम्प टेल्ड मकाक के बारे में भी कर लें, क्योंकि इसको भालू मकाक के रूप में जाना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फेस। इसका जो चेहरा है वह एक्चुअल में लगता है कहीं ना कहीं कि एक भालू हो सकता है, यदि ज़्यादा बाल वगैरह हो जाए, थोड़ा सा चेंजेस कर ले तो बंदरों का भालू इसको माना जाता है। तो इससे संबंधित बातों को और समझना है। इसका नाम समझते हैं सबसे पहले कि स्टॉम्प टेल मकाक बोल रहे हैं ना, इसको क्यों बोल रहे हैं स्टॉम्प टेल मकाक। तो इसके पीछे रीज़न इसकी पूंछ है, बिल्कुल छोटी सी पूंछ होती है, 1-1.5 इंच जनरली, और उसकी पूंछ पे ना कोई बाल नहीं होता, तो उसी वजह से इसको नाम दे दिया गया स्टॉम्प टेल मकाक। तो पशुओं में जनरली ऐसा ही होता है, जो प्राइमेट्स होते हैं यही काम करते हैं, जो विशेषता दिख गई उसी रूप में इसको जान लो। तो या तो भालू मकाक कह सकते हैं या स्टॉम्प टेल मकाक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं एक्चुअल में, यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में इनको देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ये यहीं रहना पसंद करते हैं। उसके पीछे का रीज़न है इनकी प्रकृति, इनका शरीर। यह जनरली ऐसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, इनको ईजिली खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, क्योंकि पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी ऐसे होते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है ना मकाक के, यहाँ पर एक ना थैली रखी जाती है, थैली बोलते हैं उसको जनरली, पाउच। क्या होता है कि जब यह दिन में खाने की खोज पे निकलते हैं, तो खाने की खोज करते समय यह जल्दी जल्दी खाना बटोरते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि कोई दूसरा जानवर आके इन पे हमला ना कर दे, इनको मार ना दे। तो इनको जो भी दिखता है ना पहले स्टोर करते हैं, और स्टोर अपने मुंह में ही करते हैं, इनके मुंह में ही इनका स्टोर रूम होता है। यहाँ पर जब ये स्टोर करते हैं तो इनका ये क्षेत्र फूल जाता है, बट जब यह शाम को शांत होकर अपने क्षेत्र में वापस आ जाते हैं, बैठते हैं, पेड़ों पे जगह बनाते हैं अपने सोने के लिए, तो उस समय यह अपना क्षेत्र को मसल करके, इस हिस्से को मसल के अपना खाना ले लेते हैं और उसके बाद उसको खा जाते हैं आराम से। भारत में इनकी मुख्य उपस्थिति पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में है। पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में असम, मिजोरम, त्रिपुरा जनरली यहाँ पर ही देखी जाती है। तो नाम का कारण, इसके अलावा जो उनका चेहरा होता है वो एक्चुअल में बाल के बिना होता है, यानी कि चेहरे वाले हिस्से में बाल नहीं मिलेंगे, और इनका जो चेहरे का कलर होता है जनरली वह गुलाबी होता है। बट अगर ये धूप में ज़्यादा रहते हैं तो इनके चेहरे का रंग लाल भी हो जाता है। और इनके अगर हम बॉडी के बालों की बात करें, तो अगर यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वह बचपन में सफ़ेद बालों के साथ होता है, बट धीरे धीरे बड़ा होता है तो बाल ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि बाल ब्लैक हो जाते हैं। यह इसकी बॉडी के फीचर्स हैं। तो सामाजिक प्राणी हैं, जनरली 4 से 30 सदस्यों के समूह में रहना पसंद करते हैं, और भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं ये पता है। ठीक है, आगे और समझते हैं। तो ये नर पैटर्न इनका खास होता है, क्योंकि नर जो होते हैं, जो मेल होते हैं ये मकाक, उनमें ह्यूमन टेंडेंसी देखी जाती है। आजकल क्या हो रहा है कि बाल झड़ रहे हैं ना लोगों के बहुत, तो यह इनकी नेचुरल टेंडेंसी है। जो मेल वानर होते हैं उनके बाल झड़ते ही रहते हैं जनरली। इसके अलावा फीमेल्स में भी यह टेंडेंसी देखी जाती है कि उनमें भी बाल झड़ने की प्रवृत्ति रहती ही रहती है, पैटर्न रहता ही रहता है। बट बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा है इनके साथ में। हम जब छोटे हुआ करते तो हमको यह बताया जाता था कि कोई इंसान के सर पे बाल नहीं है या बाल कम है और मामला साफ हो गया है, तो उसका मतलब है कि उसके पास पैसा अधिक है। ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी हम लोगों ने बचपन में, स्कूल में सुना दिया करता था, क्योंकि कुछ टीचर वगैरह रहा करते थे या कुछ व्यक्ति आसपास में मोहल्ले पड़ोस में ऐसे जनरली होते ही हैं। ठीक है, पर ये बुद्धिमान है अपने आप में, क्योंकि एक्चुअल में ये लकड़ियों का प्रयोग करना जानते हैं। तो यह लकड़ियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के उपकरण बना लेते हैं। अब उपकरण का मतलब ये नहीं समझना आपने कि पूरे लकड़ी को जोड़ वोड़ के हथौड़ा बना लिया, आग जला ले रहे, नहीं। लकड़ियों के टुकड़े को किस प्रकार से पेड़ों के साथ प्रयोग करना है, किस प्रकार से अपने फलों के लिए प्रयोग करना है, यह सब चीज़ों से परिचित होते हैं। तो जनरली इस प्रकार से यह लकड़ियों को प्रयोग कर लेते हैं, पत्थरों का प्रयोग कर लेते हैं फल तोड़ने वगैरह के लिए, इत्यादि इत्यादि। और अगर कभी भी घूमते फिरते हुए, खाने की खोज करते हुए इनके साथी खो जाते हैं, तो एक साउंड निकालते हैं, वह साउंड होता है कू, ताकि
हमारे साथियों को यह पता लग जाए कि हम किस तरफ हैं और वह भी वहाँ से हमारे पास में आ जाए, ताकि यह चाहते हैं कि हम लोग ग्रुप में रहें और किसी के जीवन पे कोई संकट ना आए। पर इसके बावजूद IUCN ने इसको वल्नरेबल माना हुआ है, सुभेद स्थिति है, तो संरक्षण दीजिए ताकि आने वाले समय में प्रभावित ना हो। तो इसीलिए भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मुख्य रूप से सिर्फ इसी मकाक को समर्पित है, स्टाम्प टेल मकाक के लिए। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर में ही है मुख्य रूप से, जिनके नाम है बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान, मोहाव वन्यजीव अभ्यारण्य और मुरनेल राष्ट्रीय उद्यान। यह इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यहाँ पर ये संरक्षित हैं। तो इन सभी बातों को जान लेने के बाद यह भी ज़रूरी है कि आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दे दें, बेहद सरल सा प्रश्न। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हमें आपस में करनी थी आज कर ली गई हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा, कुछ नया सीखा जाना समझा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ऐसे ही बातचीत करेंगे, जाने समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को अपने बाकी साथियों तक भी साझा कर दें, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।